क्लियर एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं देव सर आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अगला चैप्टर ले आया हूं। यूपी टेट 2024 की स्पेशल तैयारी चल रही है, हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको पहले इसके बता चुके हैं। कई तीन चार लेक्चर हो चुके हैं हमारे, जिसमें आपको हमने बहुत सारी चीजों की चर्चा कर रखी है। आपको एक बार रिकैप कराएंगे, उसके बाद आज के चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पढ़ा क्या क्या है हमने अभी तक। तो रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले सिलेबस देखा, यूपी टेट का सिलेबस देखा। फिर उसके बाद आपका हमने शिक्षा के बारे में जाना, शिक्षा क्या है। उसके बाद मनोविज्ञान के बारे में जाना, कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है। इनकी परिभाषाएं पढ़ा हमने, कार्यक्षेत्र पढ़ा मैंने, आपको बताया कार्यक्षेत्र के बारे में। मनोविज्ञान के संप्रदाय बताए, इसका इतिहास बताया, यानी कि इसका विकास बताया मैंने, कि इसका विकास कैसे हुआ मनोविज्ञान का या शिक्षा का, कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में इसकी रूपरेखा बनी। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया वंशानुक्रम के बारे में। यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से तो आपका ज्यादा से ज्यादा परिभाषाएं पूछी जाती है और संप्रदाय पूछे जाते हैं। इसमें से शिक्षा और मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान से परिभाषाएं कुछ पूछी जाती हैं और संप्रदाय पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इसके मनोविज्ञान के विकास में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जैसे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब कहा जाता था, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ये सब हमने बता दिया। फिर मैंने पढ़ाया आपको वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में पढ़ाया। यहां तक हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण तक हमारी क्लासेस हो चुकी हैं कि कैसे बच्चे का विकास होता है, कैसे बच्चा बढ़ता है आगे, तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण कैसे उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ये सारी चीजें हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अभिवृद्धि के बारे में, अभिवृद्धि और विकास के बारे में, अभिवृद्धि और विकास के बारे में, अभिवृद्धि एंड विकास के बारे में आज हम इस क्लास में यही चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इसके बारे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। एक विस्तृत चर्चा करेंगे, कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, सारे पॉइंट पर 1 बाय 1 हम आपका चर्चा करेंगे, आपको क्लियर रखेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, किसी पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। देखिए, ग्रोथ को कॉमनली हम अगर ग्रोथ की मीनिंग अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो ग्रोथ की मीनिंग होती है वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। फिर इसको अभिवृद्धि क्यों कहा जाता है? तो वृद्धि आपका हिंदी शब्द है, अभिवृद्धि आपका थोड़ा सा एक परिष्कृत आपका शब्द हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में आपको इसको अभिवृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो अभिवृद्धि क्या है इसके बारे में हम चर्चा करें। अभिवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक का निरंतर विकास होता है। विकास मतलब किस तरह का? उसके गर्भाधान से लेकर आपका उसके जन्म लेने तक, जन्म के बाद आपका बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक जो भी वृद्धि की प्रक्रिया होती है, जो उसके अंगों के आयतन में, भार में, आकार में, ये सब वृद्धि होती है, वही आपका अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि एक तरह की कोशीय वृद्धि है। कोशीय वृद्धि एक फ्रैंक साहब की परिभाषा है, फ्रैंक एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने परिभाषा दिया है कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि, ठीक है, कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, कोशीय गुणात्मक वृद्धि का क्या मतलब है? कोशीय गुणात्मक वृद्धि, हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिन लोगों ने बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी जिनको, तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई आपकी कोशिका है। ठीक है, कोशिकाएं, कई सारी कोशिकाएं, एक तरह की कोशिकाएं मिलकर आपका ऊतक का निर्माण करती हैं।
ऊतक कई सारे मिलकर आपका अंग का निर्माण करते हैं। अंग जो है अंग तंत्र का, और अंग तंत्र पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। ये आपका बायोलॉजी की चीज है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में जब हम पढ़ेंगे तो वृद्धि के बारे में जब चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये फ्रैंक साहब की परिभाषा है, बहुत छोटी परिभाषा है, कभी कभार आपकी ये पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप ये परिभाषा याद रखिएगा, कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। उसके बाद कैसे वृद्धि होती है, गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म तक, जन्म से आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कैसे अभिवृद्धि होती है वो हम आपको वन बाय वन बताएंगे। फिलहाल आपका अभिवृद्धि से अभी शैशवावस्था के पहले तक की हम आपको वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जब हम विकास की अवस्थाएं बताएंगे तब उसमें आपका शैशवावस्था में कैसे वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में कैसे होती है, किशोरावस्था में कैसे वृद्धि होती है और प्रौढ़ावस्था में कैसे वृद्धि होती है, इसकी चर्चा हम वन बाय वन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आप बालक के आपके गर्भाधान से शुरू करते हैं। जब बालक का गर्भाधान होता है, ठीक है, तब सबसे पहले आपका जाइगोट बनता है। ये बायोलॉजी की चीज है। आपके काम की चीज कहां से स्टार्ट होगी हम बताएंगे आपको। तो जब आपका जाइगोट बन जाता है या आपका भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, उसके डेवलपमेंट जब उसका शुरू होता है, विकास शुरू होता है, तो मेन पॉइंट आपको हम बताएं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है, तो इंपॉर्टेंट कहां से मिलेंगे आपके क्वेश्चन वो हम आपको बताएंगे। तब आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब बालक गर्भ में लगभग 3 माह का हो जाता है। कितना? लगभग 3 माह से 3.5 माह का जब बालक हो जाता है, तब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक निगलना व छींकना किस वृद्धि के किस उम्र के पड़ाव पर सीखता है। ठीक है, तो यह आपका बालक जब गर्भ में होता है तो लगभग 3 से 3.5 माह का होता है, तो यह निगलना और छींकना सीख जाता है। निगलना और छींकना, निगलना व छींकना। अब इसका पता कैसे चलता है? तो हमको तो भाई पता नहीं चलेगा क्योंकि मां के गर्भ में है। तो मां के जब गर्भ में है कोई बालक तो बाहर से तो हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये आपका जब जो आपके अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं, सोनोग्राफी करने वाले हैं, उन्होंने जब आपका लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड कभी किया होगा तो ये ऑब्जर्व किया होगा चीजों को, इसलिए बताया गया कि बालक 3 से 3.5 माह का जब बालक होता है गर्भ में, तब वह निगलना व छींकना सीख जाता है। इसके बाद लगभग जब 4 माह का बालक होता है, लगभग जब 4 माह का बालक होता है तो यह मुट्ठी बंद करने लगता है। ठीक है, अभी ये गर्भ की बात हो रही है, मुट्ठी बंद करने लगता है, मुट्ठी बंद करने लगता है। ठीक है, ये चीजें हम आप बाहर में ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये मां के गर्भ की चीज है। उसके बाद बालक का जन्म होता है। जन्म कितने महीने पे होता है आप जानते हो? मनुष्य का बालक लगभग 9 माह से लेकर 9 माह 10 दिन तक, 9 माह 10 दिन तक आपका ये गर्भकाल होता है और इसी के बाद आपका बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, जन्म के बाद इंपॉर्टेंट चीजें जन्म के बाद कहां से स्टार्ट होंगी, जन्म के बाद कहां से स्टार्ट होंगी इंपॉर्टेंट चीजें? तो लगभग जब बालक देखो 3 माह 4 माह ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी। तो देखिए, जब बालक लगभग 3 माह का हो जाता है, जन्म के पश्चात जब बालक 3 माह का होता है तो यह अपनी आंखों पर नियंत्रण सीख जाता है, नेत्रों पर नियंत्रण। ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेत्रों पर नियंत्रण सीख जाता है, नियंत्रण सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद लगभग जब आपका 4 महीने का होगा, 4 महीने का होगा तो हल्का फुल्का मुस्कुराना सीख जाएगा, हल्का फुल्का मुस्कुराएगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है, सारे बच्चों की केस में नहीं होता, इसलिए उसको हम ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मानते, नहीं मानते। लेकिन 4 माह की अवस्था में एक कंडीशन आपको ऑप्टिमम मिलेगी, मतलब एक औसतन देखा जाता है कि वह लगभग सब बच्चों में होती है। 4 माह की कंडीशन, 4 माह की कंडीशन में आपका सिर पर नियंत्रण करना सीख जाता है, सिर पर नियंत्रण बालक का शुरू हो जाता है। यानी कि बालक आपका सिर उठाना, देखो जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, उसके बाद लगभग जब 4 माह का बालक होता है तो पेट के बल लेटा रहता है। चारपाई पे देखोगे, चारपाई पे या जो भी आपकी व्यवस्था है जहां आप लिटाए रखो वहां पे देखो तो बालक पेट के बल लेटा रहता है, लेकिन अपने सर को बार बार ऊपर इधर उधर मूवमेंट करने लगता है, यानी कि उसका सिर पर नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद लगभग जब 6 माह का बालक होता है,
6 माह का बालक होता है तो ये अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। माँ को पहचानना, माँ को पहचानना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। क्योंकि यूपी टेट है तो यूपी टेट में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि कभी आपको किसी प्रश्न में दिक्कत ना हो, जो भी चीज पढ़ो आप एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर पढ़ो, एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ो कि उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए फिर आप संदेह की स्थिति ना बने कि भैया थोड़ा सा दिमाग लगाएं यार कहां था ये चीज, तो ये ऐसी स्थिति आपके पास ना आए। तो 6 माह में लगभग आपका बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, यानी कि अगर उसकी माँ है और दूसरी स्त्री है तो वो आपका पहचान लेगा कि मेरी माँ कौन है, मतलब व्यक्त नहीं कर पाएगा लेकिन वो पहचान लेगा। दूसरी स्त्री अगर लेगी उसको तो हो सकता है उसके पास जाने पे रोने लगे, माँ के पास जाने पे वो अपना खुश रहेगा। ठीक है, तो ये 6 माह की बात है। इसके बाद 6 माह में और क्या चेंजेस होते हैं, और क्या चेंजेस होते हैं, ये 6 माह में आपका अपने हाथों पर भी नियंत्रण पाने लगता है। हाथों पर नियंत्रण, हाथों पर आपका नियंत्रण, हाथों पर नियंत्रण पाने लगता है। इसका क्या मतलब है, हाथों पर आपका नियंत्रण का क्या मतलब है, हाथों में जैसे हाथों पर नियंत्रण का मतलब है बालक को आप जैसे कोई खेलने की चीज दे दो तो पकड़ने लगता है। ठीक है, पहले इसके दोगे तो आप पकड़ के फेंक देगा, वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन जब बालक 6 माह का हो जाता है तो अगर आप कोई चीज उसको पकड़ा देते हो, जैसे क्या होता है अमूमन देखिए उसके हाथों में खेलने की चीज में झुंझुना सबसे ज्यादा फेमस है। हमारे यहाँ झुंझुना, गांव में झुंझुना बोलते हैं, अब शहरों में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो झुंझुना होता है बजाने वाला उसको बालक ले लेता है और पकड़ लेता है अपने हाथों से और बजाता है। ठीक है, उसमें उसको आनंद की ध्वनि भी आपको महसूस करने लगता है। कैसी ध्वनि, आनंद की ध्वनि, आनंद की ध्वनि, आनंद की ध्वनि। ठीक है, तो ये आपके 6 महीने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, माँ को पहचानना, हाथों पर नियंत्रण करना, आनंद की ध्वनि पहचानना। और 6 माह का बालक जब आनंद की ध्वनि पहचानेगा तो जाहिर सी बात है कि वो मुस्कुराना भी आपका सीख जाएगा। ठीक है, तो लगभग 6 माह का बालक आपका मुस्कुराने लगता है। आपकी प्रतिक्रिया पर, आपके हंसने पर, आपके गाना चलाने पर, आपके मोबाइल में सुंदर संगीत बजने पर बालक आपका मुस्कुराना सीख जाता है। ठीक है, यहां पर मैं 1 मिनट, इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपका विकास पर। नहीं, अभी विकास नहीं बल्कि आपका अभी ये 6 माह तक बात हुई है, इसके आगे भी बढ़ेंगे। अभी 6 माह से आपका हम ले चलेंगे जब तक बालक खड़ा होना और चलना नहीं सीख जाएगा तब तक के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि 6 माह के बाद आपका जब बालक लगभग 7 माह का हो जाता है, पहली बार आपका जब बालक बोलना स्टार्ट करता है वह अवस्था होती है लगभग 7 माह की। बोलना का मतलब यह है कि कुछ ध्वनि निकालने लगे जिसे हम महसूस कर सके कि हमारा बालक बोल रहा है। रुदन तो आपका सीखना आपका स्टार्ट हो जाता है रुदन से ही। बालक रोना शुरू करता है, जब जन्म लेता है तो रोता है। ठीक है, तो वहां से तो आपका रुदन से ही आपका स्टार्ट हो जाता है सीखना। लेकिन जब 7 माह का बालक होता है तो पहली बार ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, पा, बा, दा, मां, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये स्टार्ट कर देता है। यानी कि जब किसी को देखता है बालक, अपनी माँ को देखेगा या किसी और पुरुष को देखेगा, स्त्री को देखेगा, तो ऐसी ध्वनियां निकालकर वो बुलाने की कोशिश करेगा जिसको देखेगा वो। ठीक है, तो 7 माह में पहली बार आप, लेकिन ये शब्द नहीं रहेंगे, आपके अक्षर रहेंगे, छोटे छोटे आपके अक्षर रहेंगे जिनको ये बोलना प्रारंभ करेगा लगभग 7 माह का बालक। जब उसके बाद जब बालक 9 माह का होगा, 9 माह का, देखिए 7 माह का बालक लगभग बैठना भी सीख जाएगा। 6 से 7 माह का बालक बैठना सीख जाता है, करवट लेना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, करवट लेना, बैठना, लगभग आपका करवट लेना, ये करवट लेना या बैठना आपका लगभग बालक इस उम्र तक आपका सीख जाता है। लेकिन ये कॉमन नहीं है, मैंने बताया कि किसी बच्चे का विकास थोड़ा सा तीव्र गति से होगा, किसी बालक का विकास थोड़ा सा धीमी गति से होगा। ठीक है, उसके बाद आपका लगभग 9 माह का जब बालक होता है तो ये पूरी तरह से अपने शरीर पर नियंत्रण पा जाता है और यह नियंत्रण आपका बैठने तक होगा। बैठना प्रारंभ कर देगा, प्रॉपर बैठना प्रारंभ कर देगा, यानी कि अब इसको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और धीरे धीरे आपका ये जैसे जो पड़े पड़े चल रहा होगा रेंगना टाइप का, तो ये पड़े पड़े चलना भी स्टार्ट कर देगा। पड़े पड़े चलना, पड़े पड़े चलना आपका स्टार्ट कर देगा। उसके बाद लगभग जब बालक 1 साल का हो जाता है तो वह खड़ा होना सीख जाता है।
ये क्या होता है, खड़ा होना सीख जाता है। बालक जैसे ही 1 साल का होता है ये लगभग खड़ा होना सीख जाता है। डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट। कभी कभी बच्चा आपका 10 महीना 11 महीने में ही आपका खड़ा होना सीख जाता है, लेकिन ये आपका एक औसतन उम्र है जिसमें सभी बालक लगभग आपका खड़े होना सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन चलना अभी नहीं आता, इसको चलना अभी नहीं आता, चलना अभी नहीं आता, यानी कि अभी ये चल नहीं पाएगा, पूरी तरह से पैर पर इसका नियंत्रण नहीं रहेगा। तो चलेगा कब भैया, तो लगभग जब आपका 1.5 साल का बालक होगा, जब 1.5 साल का बालक होगा तो यह अपना चलना प्रारंभ कर देगा। क्या होगा, चलना प्रारंभ कर देगा। इतनी चीजें आपके वृद्धि के चैप्टर में, इतनी वृद्धि में, अभिवृद्धि में आपको इतनी चीजें आपको कॉमन है जो पढ़नी है। इसके बाद की चीजें आपका हम बताएंगे जब शैशवावस्था पढ़ाएंगे आपके तब, ठीक है। तो यानी कि विकास की अवस्थाओं में हम पढ़ाएंगे जब शैशवावस्था, तब उसमें आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एक दो चीजें और आपको हम बताना चाहेंगे अभिवृद्धि में, कि जब बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 19.5 इंच लंबा होता है बालक उस समय। और इसका भार कितना होता है, तो लगभग 7.5 पाउंड भार होता है। 7.5 पाउंड आपका भार होगा। कितना, 7.5 पाउंड आपका भार होगा। ये क्वेश्चन आपका 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है, कि जब बालक जन्म लेता है तो औसतन उसका भार कितना होता है, तो 7.5 पाउंड, या आपका अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो आपका 2.5 से 3.5 किलो। ये अमूमन बात है, 3.5 किलो का आपका बालक रहेगा। 2.5 से 3.5 किलो का बालक आपका जन्म के समय रहता है। एक औसतन है ये, कभी 2.5 रहेगा, कभी 3 रहेगा, कभी 3.5 रहेगा, लेकिन आपका ये औसत एक आपका भार दिया गया है। जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। 1/4 होती है सिर की लंबाई। सिर की लंबाई ये आपकी 1/4 होती है, पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 लंबाई आपकी सिर की होती है, ठीक है। 6 माह में ही आपको, 6 माह मैंने बताया था, तो 6 माह में जब नियंत्रण बताया था आपको, हाथों पर नियंत्रण, क्या कहते हैं, आनंद की ध्वनि पहचानना, तो उसी 6 माह में आपका सबसे पहली बार आपका बालक या बालिकाओं के नीचे के 2 दांत आते हैं। नीचे के 2 दांत सर्वप्रथम आते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, हालांकि टेट में नहीं पूछा गया था, लेकिन बीएड वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, कि बालक में दांत निकलना प्रारंभ कब होते हैं, तो लगभग 6 माह की आयु में, और सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं। नीचे के दांत निकलेंगे, उसके बाद ऊपर के दांत निकलते हैं, ठीक है। तो वृद्धि में आपका इतना ही। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे विकास की। किसकी चर्चा करेंगे, विकास की। विकास क्या है भैया, वृद्धि तो हमने पढ़ लिया, विकास क्या है, विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, जैसे वृद्धि को देखा, वृद्धि में क्या होता है, हमारे शरीर के आकार में वृद्धि होगी, हमारे भार में वृद्धि होगी, ठीक है, हमारे शरीर के आयतन में वृद्धि होगी, यानी कि हम मोटे होंगे, तगड़े होंगे, लंबे होंगे। ये चीजें आपको वृद्धि में आपका ऑब्जर्व करने को मिलेगी। लेकिन फिर विकास क्या है, विकास भाई एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि के समस्त प्रत्यय प्लस अन्य समग्र विकास, समग्र विकास। अब इसका मतलब क्या है, समग्र विकास का मतलब, जैसे उसमें संवेगों का विकास, मानसिक विकास, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारी चीजें आपका शारीरिक विकास में, जैसे शारीरिक विकास में तो हम वृद्धि जान लिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास होता रहता है, मस्तिष्क में संवेगों का आपका विकास होता रहता है। तो ये सारी चीजें जो है आपका इंक्लूड करके आपका ये विकास के प्रत्यय में आएंगी, ठीक है। तो विकास एक व्यापक प्रत्यय है, विकास आपका एक व्यापक प्रत्यय है, जबकि वृद्धि एक आपका संकुचित प्रत्यय है। वृद्धि से तात्पर्य हम सिर्फ उतने से लगाएंगे कि जो बालक होता है या व्यक्ति होता है, उसके आकार में, भार में, आयतन में, लंबाई में, इन चीजों में वृद्धि होती है। लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो उसमें मानसिक, सांवेगिक, ठीक है, शारीरिक, सारे तरह के जो है आपका विकास इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। अब वृद्धि और विकास
में अंतर थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके कुछ सिद्धांत बताएंगे। वृद्धि और विकास में कॉमन अंतर अगर हम देखें तो एक तरफ हम लिख लेते हैं वृद्धि, एक तरफ लिख लेते हैं वृद्धि और एक तरफ लिख देते हैं विकास। वृद्धि आपका एक निर्धारित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, निर्धारित समय तक, ठीक है। निर्धारित समय का मतलब यह है कि जैसे बालक आपका गर्भ से लेकर आपका एक निश्चित उम्र तक बढ़ेगा, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद आपका युवावस्था तक आपका लगभग वृद्धि होती है शरीर में। उसके बाद वृद्धि हमारी स्थिर हो जाती है। बालक फिर जैसे आप बढ़ते गए, जीरो से आप पहले 1 फीट के थे, 2 फीट के हुए, 2.5 फीट के हुए, 3 फीट के हुए, 4 फीट के, 5 फीट के, 6 फीट के। अमूमन आपका एक औसतन लंबाई देखी जाए तो 5.5 से 6 फीट तक औसतन लंबाई होती है, ठीक है। 5.5 से 6 फीट आपकी मान लीजिए औसतन लंबाई है। लेकिन क्या ये वृद्धि आपका कंटिन्यू रहती है कि मतलब हम आपका 20 साल 22 साल के हो गए, 20 साल 22 साल के हो गए, उसके बाद हम जब 25 साल के हुए तो 6 फीट से 7 फीट हो गए, फिर आपका 30 साल के हुए तो 8 फीट के हो गए, तो ऐसा क्या होता है? नहीं होता। तो यानी कि आपका वृद्धि एक निर्धारित समय तक ही होती है, उसके बाद वह स्थिर हो जाती है। लेकिन विकास के क्रम में आपका नहीं रहेगा। विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों? क्योंकि देखिए आदमी दिन ब दिन विकसित होता जाता है, ठीक है। दिन ब दिन विकसित होने का मतलब क्या है? धीरे धीरे संवेगों का विकास होगा, उसमें संवेगों पर नियंत्रण आदमी सीखेगा, अनुभव सीखेगा, नई जैसे आपको अध्ययन करेगा तो नई नई किताबों का अनुभव होगा, उसको परिवेश का अनुभव होगा। तो आपका विकास जो रहेगा वो पूरे जीवन तक आपका कुछ न कुछ आदमी विकसित होता रहेगा, ठीक है। जो बालक आपका असहाय होता है, जिस बालक को बचपन में या छोटे होने पर आपको समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वही जब आपका धीरे धीरे उम्र के अंतिम पड़ाव तक जाता है तब उसको दिन दुनिया के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी हो जाती है। यानी कि विकास आपका एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह आपकी कभी स्थिर नहीं होती है। व्यक्ति आपका जन्म से लेकर आपका वृद्धावस्था तक या आपके जब उसकी मृत्यु होती है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसीलिए जब लर्निंग की बात करेंगे, हम अधिगम वाले चैप्टर में आएंगे तो हम कहेंगे कि आपका व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखना भी आपका विकास की ही प्रक्रिया का एक भाग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह आपका हम कहेंगे कि एक संकुचित प्रत्यय है। क्या है ये? एक संकुचित प्रत्यय है। और यह आपका क्या है? आपका व्यापक प्रत्यय है, ठीक है। अच्छा, वृद्धि को आप माप सकते हैं, मतलब मापन योग्य है। क्या है ये? मापन योग्य है। और इसको आप माप नहीं सकते, इसको आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अनुभव कर सकते हैं। देखिए, अब आप देख कैसे सकते हैं भैया? बताइए कि किसी का विकास हो रहा है, देख कैसे सकते हैं? तो विकास आपको देखोगा, विकास में चूंकि वृद्धि भी इंक्लूडेड रहती है, तो आप आदमी जब विकसित होगा, कहते हैं आदमी परिपक्व हो रहा है। जैसे बच्चा रहेगा तो थोड़ा सा हरकतें करेगा ऐसी कि जिससे आपको इरिटेशन होने लगे, लेकिन जो बालक विकसित हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, उसकी हरकतें जो रहेंगी, उसका बात व्यवहार जो रहेगा वो थोड़ा सा परिपक्वता को प्रदर्शित करेगा। यानी कि आप उस परिपक्वता को उसकी देख सकते हैं। कैसे? उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में, उसके रहन सहन में, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। आप उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ, इस बालक का विकास अच्छा हुआ है, ठीक है, इस बालक का विकास कम अच्छा हुआ है या मंद हुआ है, या इस बालक का विकास तीव्र हुआ है। ये चीज आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। वृद्धि आपका मापन योग्य होती है। मैंने बताया वृद्धि में आपके क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे आप भार में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि हो सकती है, लंबाई में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका आयतन में, शरीर के आयतन मतलब चारों ओर आपका जब वृद्धि होती है तो वो आयतन के उसमें कह सकते हैं। लेकिन विकास के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? विकास आपका एक समग्र प्रत्यय को डिनोट करेगा। समग्र मतलब ओवरऑल आपका डेवलपमेंट जो है उसमें वृद्धि भी इंक्लूड रहेगी, आपका सांवेगिक विकास भी इंक्लूडेड रहेगा। तो यानी कि विकास में आपका भार, लंबाई में, आयतन में, इसको आप माप सकते हैं। इसमें आपको ये समग्र विकास रहेगा।
ठीक है, तो ये मोटे मोटे कुछ अंतर हैं जो वृद्धि और विकास में, बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन जो कॉमन अंतर है मैंने आपको बता दिए। अब कुछ थोड़ा सा विकास के सिद्धांत जान लेते हैं, वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत जानते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत और विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है जैसे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है, अब एक वृद्धि की बात कर ले पहले, फिर उसके बाद विकास की बात करते हैं। वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक निरंतर होती रहती है। ठीक है, निरंतर होती रहती है वृद्धि। अब कैसे निरंतर होती रहती है? तो ऐसा नहीं है कि हाथ आज आपका 2 इंच का था तो कल आपका जो है आपका सीधे आपका 5 इंच का हो गया, ऐसा नहीं होता। ये आपका धीरे 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 थोड़ा 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 करके आपका निरंतर बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि आपका ये निरंतर, आपका निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि आप में वृद्धि या विकास आपका निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा विकास होता है, थोड़ी सी वृद्धि होती है, फिर अचानक रुक जाता है, फिर उसके बाद तीव्र वृद्धि होती है, फिर रुक जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है आपका कि आपके आपके वृद्धि और विकास जो है आपका वह निरंतर चलता रहता है। ठीक है, वृद्धि हालांकि एक आयु तक होती है जबकि विकास आपका हमेशा होता रहता है। लेकिन ये निरंतरता का सिद्धांत ये भी कहता है कि सबसे तीव्रतम जो वृद्धि होती है वह आपका लगभग 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक आपका तीव्रतम, आपका वृद्धि और विकास जो होता है वो तीव्रतम होता है। तीव्रतम का मतलब होता है सबसे तेजी से। देखिए, जितनी जल्दी आपका बालक बोलना, शब्द बनाना, वाक्य बनाना जितनी जल्दी इसमें सीखता है उसकी अपेक्षा बाद में वह नहीं सीख पाता। तो निरंतरता का सिद्धांत कि आपका वृद्धि और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होने के बाद आपका स्थिर हो जाती है, जबकि विकास उसके बाद भी निरंतर चलता रहता है। फिर उसके बाद है दूसरा सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विभिन्न गति का सिद्धांत। हम जानते हैं कि बालक का जो विकास होगा या वृद्धि होगी वह आपका सबकी सेम नहीं रहेगी। सबकी सेम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि देखिए, विकास पर या वृद्धि पर आपके वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। हमने आपको वंशानुक्रम एवं वातावरण में बताया था कि वंशानुक्रम बहुत सारी चीजें बालक की जो होती हैं वो माता पिता से मिलती है उसकी, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन जो वातावरण होता है वह भी आपका बहुत इफेक्ट डालता है। तो विकास के क्रम में उसके वृद्धि में और विकास में अलग अलग गतियां पाई जाएंगी। जैसे किसी बालक को अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा पोषण मिलेगा, पोषण इसको बहुत बढ़िया मिलता है तो इसका विकास क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा। किसी को पोषण थोड़ा सा कम मिला, किसी को पोषण थोड़ा सा कम मिला, ये मान लीजिए कम मिला और ये आपका ज्यादा मिला। ठीक है, तो पोषण कम मिलेगा तो इसका विकास क्या होगा? थोड़ा सा धीमे होगा, थोड़ा सा धीमे होगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, थोड़ा सा कम विकास होगा इसका, थोड़ी सी कम वृद्धि होगी। कैसे? देखिए, जैसे किसी बालक को बढ़िया दूध मिल रहा है, माँ का भी दूध मिल रहा है, बाहर की चीजें भी 6 माह के बाद जब बालक को बाहर की चीजें भी अच्छी खासी मिलने लगी, खाने पीने की चीजें मिलने लगी, तो उसका विकास थोड़ा सा अच्छा होगा, बालक शरीर से हिष्ट पुष्ट रहेगा, तगड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन जिस बालक को बढ़िया पोषण नहीं मिलेगा वो बालक क्या होगा? थोड़ा सा दुबला पतला रहेगा, थोड़ा सा उसका विकास कम अच्छा होगा। तो यही कह रहे हैं कि विभिन्न बालकों के विकास की गति जो होती है वो थोड़ा सा अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद अगला सिद्धांत कहता है विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है? विकास क्रम का सिद्धांत कहता है कि बालक का जो भी विकास होता है, चाहे भाषा विकास हो, चाहे गामक विकास हो, गामक मतलब चलने फिरने का विकास हो, ठीक है, अंगों को चलाने का विकास हो, तो ये सब आपका एक निश्चित क्रम होता है। देखिए, जब हम प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें एक आपका सिद्धांत चलता है सुबोपली का, हिंदी में सुबोपली
पली। शुभोपली का क्या अर्थ है? पहले बालक सुनना सीखता है, फिर आपका बोलना सीखता है, फिर आपका पढ़ना सीखता है और फिर आपका लिखना सीखता है। लिसनिंग, फिर उसके बाद स्पीकिंग, फिर उसके बाद रीडिंग और लास्ट में राइटिंग सीखता है। तो यानी कि ये सारे सारे जो क्रम रहेंगे ये एक निश्चित क्रम में रहेंगे। ठीक है, जिसे बच्चा जब बोलना नहीं जानता होता है तो वह आपकी ध्वनियों को पहचानना पहले सीखता है। ठीक है, यानी कि वह सुनना सीखता है। जब 7 माह का बालक होता है तो मैंने बताया पा बा दा की ध्वनि उच्चारण करना शुरू कर देता है, यानी कि सुनने के बाद बोलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद पढ़ना। पढ़ना का मतलब यह है कि जब आप कोई चीज बोलते हो, कोई चीज बोलते हो तो उसको बालक सुनता है तो वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाता है। ठीक है, पढ़ना सीख जाता है। और लिखना सबसे लास्ट स्टेप होता है, यानी कि बालक को आप जब लिखाना शुरू करते हैं तो वह आपका लास्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप नहीं। जैसे पढ़ाते हो आप प्राइमरी के बच्चों में, जब आप पढ़ाना शुरू करोगे यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट क्वालिफाई करोगे और उसके बाद जब नियुक्ति पा जाओगे आप और प्राइमरी के बच्चों से आप पहली बार रूबरू होगे तो आप उनको चीजों को ज्यादा ज्यादा पढ़ाओगे पहले। ठीक है, लिखना बाद में सीखेंगे, वो पहले पढ़ना। कई सारी कविताएं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारी कविताएं आप उनको पढ़ाएंगे, मुंहजबानी पढ़ाएंगे आप, और वो बच्चे आराम से सीखेंगे। लिखना तो बात की बात है। ठीक है, तो विकास क्रम का सिद्धांत यही कहता है कि आप कोई भी चीज बच्चे को सिखाएंगे तो वह आपका एक क्रमिक रूप से होगा, आपका एक क्रम से होगा। ऐसा नहीं है कि पहले वो लिखना सीख जाए तो उसके बाद आपको सुनना और बोलना बाद में सीखेगा। तो यही आपका क्रमिक रूप से ये सीखेगा। ठीक है, अगली बात कहते हैं कि बालक, अगला सिद्धांत हम बताएं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास एक निश्चित दिशा की तरफ होता है। ठीक है, निश्चित दिशा का मतलब क्या है? जैसे इसमें पहला पॉइंट, सिर से पैर की ओर इसका विकास होगा। सिर से पैर की ओर, कैसे? सिर से पैर की ओर हमने बताया था आपको अभी जब हम वृद्धि पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि बालक आपका लगभग 6 माह में आपका सिर पर नियंत्रण पा जाता है। सिर पर नियंत्रण पा जाता है मतलब सर उठाना, सर को मूव करना, इधर देखना उधर देखना, इन चीजों पर नियंत्रण पा जाता है। तो सिर, फिर उसके बाद लेकिन आपका बालक 6 माह में आपका चलना शुरू नहीं करता है। चलना कब शुरू करता है? लगभग आपका 1.5 साल की उम्र पर। खड़े होना कब शुरू करता है? लगभग 1 साल की उम्र पर। तो यानी पहले सिर का विकास हुआ है, फिर पैर का विकास, यानी सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसको बोलते हैं मस्तक अधोमुखी, मस्तकाधोमुखी विकास। ठीक है, मस्तकाधोमुखी विकास। अंग्रेजी में बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी जान लें, आपको सिफेलोसीडेड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं सिफेलोसीडेड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका इसी विकास की दिशा के सिद्धांत में दूसरा है आपका विकास की दिशा, निकट दूरस्थ विकास का सिद्धांत। निकट दूरस्थ में क्या होता है? निकट दूरस्थ मतलब होता है कि पहले शरीर का सेंट्रल भाग, जो बालक है उसके शरीर का सेंट्रल भाग आपका विकसित होगा, यानी कि आपका पहले ये वाला भाग डेवलप होगा, उसके बाद आपका ये वाला भाग बाद में डेवलप होगा, ये वाला भाग बाद में डेवलप होगा। इसका क्या कहने का मतलब है कि बालक पहले सर को घुमाना सीखेगा, फिर आप अपने शरीर को मतलब करवट लेना, ठीक है, घिसटना, ये सीखेगा। उसके बाद आपका हाथों पर नियंत्रण सीखेगा, उसके बाद आपका पैरों पर नियंत्रण सीखेगा। ये चीज मैंने बताया, पहले सर चलाना, सर के बाद आपका हाथ चलाना, हाथ के बाद पैर चलाना, हाथ और पैर चलाने के बाद आपका उंगलियां चलाना। ठीक है, तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी कि ये चीज है आपका सेंटर, ये चीज है आपका सेंटर, ये चीज आपका क्या है? सेंटर, और ये चीज आपका है आउटर साइड। ठीक है, तो निकट से दूर, यही है आपका निकट दूरस्थ डेवलपमेंट, आपका प्रिंसिपल, निकट दूरस्थ। इसको बोलते हैं नियर डिस्टेंट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसको? नियर डिस्टेंट डेवलपमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा इसी में होता है आपका वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास।
ये स्पाइरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि वर्तुलाकार विकास से आप क्या समझते हैं। बीएड वाले में जब आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें पूछा जाता है वर्तुलाकार डेवलपमेंट क्या होता है। वर्तुलाकार डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पहले बालक आपका लेटा रहेगा, लेटी अवस्था में रहेगा, फिर आपका खड़ा होगा, फिर आपका चलना सीखेगा, फिर उसके बाद दौड़ना सीखेगा। तो ये आपका लेटने से आप देखो तो आपका सीधा होता जाएगा बालक, और आपका एक स्पाइरल मतलब आपका जैसे स्प्रिंग होती है उस तरह में आपका डेवलपमेंट होता जाएगा बालक का। तो इसीलिए आपका इस तरह के विकास को आपका वर्तुलाकार विकास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विकास के एकीकरण का सिद्धांत, फिर उसके बाद आता है एकीकरण का सिद्धांत। एक दो सिद्धांत और जल्दी क्लास खत्म करेंगे। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है बालक कि विकास का एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि हम चीजों को एक साथ करना प्रारंभ करते हैं। जैसे हम हाथ चलाएंगे तो पूरा हाथ चलाएंगे, ये नहीं है कि अपना हाथ पता लगा ये जो हाथ का घुटना है इसके नीचे वाला पार्ट चलाएंगे और दूसरे वाला पार्ट नहीं चलाएंगे। पहले बालक आपका पूरा हाथ चलाना सीखेगा। ठीक है, पहले आपका पूरा हाथ। अच्छा, शरीर में ये संतुलन रखेगा बालक। जब एकीकरण का सिद्धांत कहता है संतुलित विकास होगा, बालक का संतुलित विकास होगा। ये नहीं कि एक हाथ बहुत बड़ा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया, एक पैर बहुत बड़ा हो गया, एक पैर छोटा रह गया, तो ऐसा नहीं। विकास का एकीकरण सिद्धांत कहता है कि एक अनुपातात्मक वृद्धि होगी और संतुलित विकास होगा, संतुलित विकास होगा। ठीक है, पहले या पूर्ण विकास होगा, पहले पूर्ण को चलाना सीखेगा, फिर अंशों को, पूर्ण से अंश की ओर इसका विकास होगा। कैसे होगा? पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरा भाग चलाएगा, फिर अंश चलाएगा, यानी कि छोटे छोटे भागों को चलाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि इसके सभी अंगों में तालमेल बना रहेगा। जैसे देखिए हमारे दो आंख है, मनुष्य में दो आंख है, तो दो आंखों में ऐसा नहीं है कि एक आंख उत्तर की तरफ देखेगी, एक आंख दक्षिण की तरफ देखेगी। ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है ना। जैसे किसी के एक हाथ है, दूसरा हाथ नहीं है, तो उसको देखिए चीजों को करने में थोड़ा सा असुविधा होगी, क्योंकि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग संतुलित है। ठीक है, और परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। आंखें हमारी देखेंगी तो दोनों आंखें देखेंगी तो किसी एक चीज को देखेंगी। ठीक है, दोनों आंखें देखेंगी तो किसी एक चीज को देखेंगी। दोनों कान सुनेंगे तो एक साथ सुनेंगे, ऐसा नहीं कि एक कान सुनेगा इस तरफ, एक कान सुनेगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत यही कहता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि हमारे अंग, जितने भी अंग हैं, एक दूसरे से संबंधित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद परस्पर संबंध के सिद्धांत के बाद है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि समस्त विश्व के, यानी पूरी दुनिया के बालक या बालिकाएं एक ही तरह से विकसित होते हैं, एक ही तरह से विकसित होते हैं। मतलब जो स्टेप भारत में बालक का विकसित होने का रहेगा, वही अमेरिका में विकसित होने का रहेगा, वही जापान में, वही आपका कोरिया में, वही आपका चीन में, वही पाकिस्तान में, हर जगह एक ही तरह से। ये नहीं है कि भारत में बालक पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद आपका खड़े होना, फिर उसके बाद आपका चलना, तो आपका अमेरिका का बालक सीधे आपका जब पैदा होगा तो पहले चलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जापान का बालक ऐसा नहीं होगा कि पैदा होगा दौड़ते हुए पैदा होगा। ठीक है, तो विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि दुनिया के समस्त बालक एक ही तरह के विकास का आपका अनुसरण करते हैं। ऐसे ही जैसे भारत में बिल्ली का बच्चा पहले आपका जैसे डेवलप होगा, वैसे ही अमेरिका में बिल्ली का बच्चा, वैसे ही आपका चीन में, तो हर जगह ये बात आपका मनुष्य पर ही नहीं, सारे जीव जंतुओं पर लागू होती है कि विकास का जो क्रम रहेगा, विकास का आपका प्रतिमान जो रहेगा, वह पूरी दुनिया में एक जैसा ही रहेगा। विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत ये हो गया। उसके बाद एक आपका लास्ट है। लास्ट का मतलब ये है कि जो आपके काम के हैं, बाकी आपका सिद्धांत तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लास्ट है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण
वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या कहता है कि विकास पर, बालक के विकास व वृद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, हम वंशानुक्रम एवं वातावरण के चैप्टर में इस चीज पे बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि वंशानुक्रम कैसे बालक के विकास को प्रभावित करता है और वातावरण कैसे बालक के विकास को प्रभावित करता है। एक बार हम हल्का सा फिर आपको बता दे रहे हैं कि जैसे जिस बालक का वंशानुक्रम अच्छा रहेगा, यानी कि जिसके माता पिता अच्छे रहेंगे, अच्छे इन द सेंस आपका बुद्धि में, आपका शरीर में, आपके मानसिक विकास में जिसके माता पिता अच्छे रहेंगे, वैसे उसका बालक भी आपका विकसित होगा। ठीक है, वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, माता पिता अगर अच्छे वातावरण में बालक का विकास करेंगे तो बालक का विकास अच्छा होगा। वातावरण अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपके बालक का विकास अच्छा नहीं होगा। तो ये मोटे मोटे कुछ सिद्धांत हैं आपके, जो आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। एक परिभाषा है आपको जो हरलॉक महोदया की है, वो पूछी जाती है, एलिजाबेथ हरलॉक की। एक स्टेटमेंट है इनका, एलिजाबेथ हरलॉक। ठीक है, कभी कभी जब इंटरव्यू होता है तो पूछते हैं कि हरलॉक जो थे वो आपका मेल है या फीमेल है, तो आप जब इनके बारे में जानते रहोगे तभी बता पाओगे। एलिजाबेथ हरलॉक इनका पूरा नाम है। ई हरलॉक कभी कभी आपको किताबों में देखने को मिलेगा, ई हरलॉक। तो ये आपका मैडम कहती हैं कि अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि विकास तक ही सीमित नहीं है। अभिवृद्धि जो है विकास तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्षणों का एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। एक निश्चित क्रम दिखाई देता है, किसका? परिपक्व अवस्था का, परिपक्व अवस्था का या परिपक्व अवस्था के लक्षणों का एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। विकास के फलस्वरूप, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशेषताओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही इनकी परिभाषा है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जो रहेगा, अगला चैप्टर इसी का पार्ट रहेगा, वो आपका रहेगा विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे विकास की। अब मतलब जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उसमें प्रोबेबली लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। कभी किसी के चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से कम पूछे जाते हैं। तो विकास की अवस्थाओं में हम आपको बताएंगे, आपका शैशवावस्था बताएंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। बाल्यावस्था, फिर आपका किशोरावस्था, किशोरावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, ये सारी चीजें आपका बताएंगे। फिर वृद्धावस्था, लेकिन जो आपके काम की चीजें हैं, जो आपको प्राइमरी लेवल पे या आपको जूनियर लेवल तक आपको जो भी पढ़ाना रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। जहां भी कोई समस्या होगी आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपने रेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर पर। विकास की अवस्थाओं में आपको सबसे पहले हम कवर अप करेंगे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो एक क्रम में हम चलेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।